नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लंबे समय के बाद आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन के जरिए पार्टी की एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की जाएगी। वहीं बजट पूर्व होने जा रहे इस अधिवेशन में पार्टी की ओर से प्रस्ताव पास करके भी सरकार को भेजा जाएगा। अधिवेशन में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे। कई सालों के बाद प्रदेश कांग्रेस का कोई ऐसा अधिवेशन होने जा रहा है जिसमें पीसीसी और एआईसीसी के सदस्य एक साथ मौजूद रहेंगे। बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले इस प्रदेश स्तरीय अधिवेशन में 2 सत्र आयोजित होंगे जो आज शाम को 5 बजे तक चलेंगे। इस सम्मेलन में सदस्यों के अलावा जो तमाम लोग मौजूद होंगे उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस अधिवेशन के जरिए आला कमान तक इस संदेश भी देना चाहते हैं कि राजस्थान में सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल है और यही तालमेल 2023 में कांग्रेस को फिर से सत्ता पर काबिज करवा सकता है। पहले प्रदेश प्रभारी अजय माकन का जयपुर आने का कार्यक्रम था लेकिन वो नहीं हो पाया है। अब अजय माकन वर्चुअली तरीके से इस अधिवेशन में जुड़ेंगे और तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त बिड़ला ऑडिटोरियम में जारी है। के लिए फायदेमंद होगा। विभिन्न जिलों से, विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए लोग अपनी बातें बताएंगे किस तरह से राजस्थान को हमारी सरकार के माध्यम से और फैसिलिटेट किया जाए, तो सभी के सुझाव लिए जाएंगे। ये बहुत, मैं समझती हूँ, बहुत अच्छा मौका है। मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, अजय माकन जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि जनता की आवाज, कार्यकर्ताओं की आवाज सुनने के लिए ये अधिवेशन बुलाया गया। मिशन 2023 तो हम लोग जीतेंगे ही निश्चित तौर पे। हमारा सबका फोकस मिशन 2024 पे है। भारत के अंदर हमें ये जो नकारात्मक सरकार, जो एक तरह से दमनकारी नीतियों के आधार पे चलने वाली सरकार जो राज कर रही है, मोदी सरकार, इसको हटाना है और हिंदुस्तान के भले के लिए, आम जनता की खुशहाली के लिए, किसानों की आवाज बनने के लिए कांग्रेस को लेकर आना है। हमारा मिशन 2024 ही है। ये अधिवेशन बजट से पहले हो रहा है जिसके अंदर बजट जो आने वाला है उसके अंदर कार्यकर्ता क्या चाहता है, कार्यकर्ताओं के क्या भावनाएं हैं, जो जनता का फीडबैक है उसके आधार पर बजट के अंदर उनकी बातों को सम्मिलित किया जाए। आने वाले संगठन के कार्यक्रम कैसे संचालित हो सके उसकी बातों को लिए जाए और विभिन्न मुद्दों के ऊपर कार्यकर्ता अपनी राय रखेंगे। इसको लेके पहली बार एक अधिवेशन होने जा रहा है और ये एक ऐतिहासिक अधिवेशन। लोगों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं और जो विधानसभा में विधायक नहीं रख पाए हैं और हमारे पार्टी के पदाधिकारी या पीसीसी मेंबर्स की जानकारी में ऐसी चीजें हैं जो बजट में आनी चाहिए, उन सारी बातों पे हम खुल के चर्चा करेंगे और वो सारी बातें हम सरकार को पेश देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रस्ताव पास करके और उसको बजट में शामिल किया जाएगा। अब सदस्यता अभियान चल रहा है तो बहुत बड़ा उसके अंदर आज उसके बारे में भी चर्चा होगी कि सदस्यता जो अभियान चल रहा है अधिक से अधिक उसमें सदस्य बने और जिस तरह का राजस्थान का वातावरण है, बहुत डेवलपमेंट हुए हैं। कोरोना मैनेजमेंट है, आपने देखा कोरोना मैनेजमेंट राजस्थान में, देश में सबसे प्रभावी कोरोना मैनेजमेंट राजस्थान में था। तो वहीं डीडवाना निर्भया मामले को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। इस मामले की जांच अब नागौर के डीएसपी विनोद कुमार को सौंपी गई है। डीडवाना डीएसपी गोमाराम चौधरी को जांच से हटा दिया गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने नागौर डीएसपी को जांच सौंपी है। लगातार डीडवाना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अपनी संवेदनहीनता के चलते सवालों के घेरे में रही है। पहले भी एसपी की तरफ से आदेश जारी कर एसएचओ को हटाया गया था, इस पूरे मामले में निलंबित किया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर के डीडवाना पुलिस पर उठ रहे सवालों के बीच एसपी राममूर्ति जोशी ने बड़ा फैसला किया है और इस पूरे मामले की जांच नागौर डीएसपी विनोद कुमार को सौंपी गई है। विनोद कुमार इस पूरे मामले की जघन्य कांड की जांच करेंगे जिसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं और स्थानीय पुलिस पर, डीडवाना पुलिस पर कई आरोप हैं। ज्यादा जानकारी के साथ नागौर से हमारे संवाददाता महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त आपके पास? देखिए, इस मामले में बड़ा ये अपडेट यह है कि इसकी जांच अब नागौर के डीएसपी विनोद कुमार द्वारा की जाएगी। डीडवाना के डीएसपी गोमाराम इसकी जांच कर रहे थे, लेकिन परिजनों को डीडवाना क्षेत्र की पुलिस पे विश्वास नहीं है। इसी के चलते
इसकी जांच बदली गई है और नागौर के सीओ को ये जांच नागौर के एसपी राममूर्ति जोशी ने दी है। दूसरा, इस पूरे मामले के अंदर जो अब तक की स्थिति की बात करें तो पूरा ये जो मामला है उसमें एक थानाधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया जा चुका है और एक आरोपी पकड़ा जा चुका है। साथ ही एक नाबालिग जो लड़का है उसे निरुद्ध किया जा चुका है। परिजनों और जो समाज के लोग हैं उनका ये कहना है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं जी, और उनको भी गिरफ्तार लेकिन किया शुरुआत से ही महेंद्र, अगर जो डीडवाना पुलिस है उसकी कार्यशैली देखें तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगते रहे कि वो किसी बड़े आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले में। देखिए, इस पूरे जो ये महिला का प्रकरण है इसमें डीडवाना पुलिस ने निश्चित तौर पर बेहद गंभीर लापरवाही बरती और नागौर के एसपी को भी इस पूरे प्रकरण की शुरुआत में जानकारी जो डीडवाना के एसएचओ थे नरेंद्र जाखड़ उन्होंने नहीं दी थी। जब एसपी के ये मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने थानाधिकारी की इस लापरवाही को देखते हुए उसे सस्पेंड भी किया था और पूरे मामले की जांच डीएसपी डीडवाना को सौंपी थी, जिसके बाद एक आरोपी और एक जो नाबालिग को बिल्कुल महेंद्र, चले बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर के दलित महिला के साथ दरिंदगी की गई थी और जघन्य कांड को अंजाम दिया गया। इसके बाद पीड़िता की मौत एसएमएस अस्पताल में होने के बाद से लगातार समाज के लोगों में आक्रोश है और अब एसपी राममूर्ति जोशी ने नागौर डीएसपी को जांच सौंपी है, जांच अधिकारी बदला गया है। शुरुआत से ही डीडवाना पुलिस सवालों के घेरे में रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक जनप्रतिनिधि का नाम भी इसमें शामिल है जिसको बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। स्थानीय लोगों के, जनप्रतिनिधियों के दबाव में काम करने के भी आरोप डीडवाना पुलिस पर लगे हैं। पहले से एक एसएचओ को निलंबित किया जा चुका है, अब इस मामले की जांच बदली गई है। नागौर डीएसपी विनोद कुमार मामले की जांच करेंगे। वहीं डीडवाना निर्भया मामले की जांच बीजेपी की तरफ से भी की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी जांच के लिए डीडवाना जाएगी, परिजनों से मुलाकात करेंगी, पीड़ितों का पक्ष जानेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को इसके बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तथ्यात्मक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष इस कमेटी में किसान मोर्चा के हरिराम रणवा को शामिल किया गया है, विधायक अभिनीश महर्षि को शामिल किया गया और पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। ये 3 लोगों की कमेटी भारतीय जनता पार्टी की ओर से गठित की गई है। आपको बता दें कि डीडवाना के पालोट की घटना है जहां पर गैंगरेप के बाद महिला की हत्या का ये पूरा मामला, जिसमें गंभीर हालत में पीड़िता कुछ दिनों के बाद मिली थी। लगातार परिजन गुहार लगाते रहे लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की थी। अब इस पूरे मामले को लेकर के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों की मांग है कि कुछ अन्य आरोपी हैं जिनको बचाने की कोशिश लगातार डीडवाना पुलिस की ओर से की गई है, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी परिजन कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में कल रात से ही धरना लगातार कई सामाजिक संगठनों का, दलित समाज का जारी है। डीडवाना की निर्भया की मौत पर जयपुर से लेकर के डीडवाना तक हंगामा बरपा है। जयपुर में परिजनों ने मृतका का शव लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है। वहीं गैंगरेप पीड़िता की मौत पर डीडवाना में बवाल मचा हुआ है। दलित समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और यह आरोप लगाए हैं कि डीडवाना पुलिस कुछ और आरोपी हैं जिनको बचाने की लगातार कोशिश कर रही है। 2 अलग अलग तस्वीरें, राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मोर्चरी के बाहर बैठे हुए परिजन और अन्य सामाजिक संगठनों के लोग, और साथ ही दूसरी तस्वीर डीडवाना की कल की तस्वीर जहां दिन भर हंगामा देखने को मिला। इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है और बाकी के बचे आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। 4 फरवरी को पीड़िता घर से गायब हुई थी। परिजनों ने 6 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन आरोप है पुलिस पर कि पुलिस ने कार्रवाई समय रहते नहीं की। तो परिजनों की 3 मांगे, पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और साथ ही साथ आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं बाकी बचे हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए।
जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान डीडवाना गैंगरेप पीड़िता की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिजन मामले की सीबीआई जांच, 50 लाख की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और बाकी बचे आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मेघवाल समाज और भीम सेना के कार्यकर्ता और नेता जयपुर में एसएमएस अस्पताल में मोर्चरी के बाहर रात भर से धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतका का शव फिलहाल एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है और इस पूरे मामले में डीडवाना प्रभारी जांच अधिकारी को पहले निलंबित किया जा चुका है। मामले को लेकर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं होने से मेघवाल समाज और दलित समाज में भारी आक्रोश है और यह आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। एक सप्ताह तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने वाली गैंगरेप पीड़िता की मौत से दलित समाज में काफी गुस्सा है। इस मामले में दलित समाज धरने पर बैठा हुआ है और सीबीआई जांच समेत कई मांगे रखी है। इस मामले को लेकर के महिला से गैंगरेप के आरोपी सुरेश को गिरफ्तार किया गया था। एक नाबालिग को भी इस पूरे मामले में निरुद्ध किया जा चुका है, लेकिन आरोप है कि अब तक कुछ और आरोपी है जिनको बचाने की शुरुआत से कोशिश की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में पूर्व मंत्री यूनुस खान समेत बीजेपी नेताओं ने भी निष्पक्ष जांच और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। जिस तरीके से उसके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ और कल जिंदगी और मौत से जूझते हुए उसकी मौत हुई, उसके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। प्रशासन और शासन से मेरी मांग है कि उसके परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करे। देखिए, बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद, ज्ञापन देने के बावजूद बार बार पर्सनल मिलने के बावजूद अभी तक कोई पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की है। 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और 2 पुलिस कार्मिकों को सस्पेंड करके इतिश्री कर ली, जबकि इसमें अन्य मुलजिमान हैं। हमने अभी ज्ञापन देना है। ज्ञापन में हमने सबसे पहले मांग यही रखी है कि मामले की जांच सीबीआई से या उच्च स्तरीय कमेटी से करवाई जाए। अब यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के राजनेताओं से आदेश मिला होगा या अधिकारियों से आदेश मिला होगा कि इनको कचहरी परिसर के अंदर नहीं घुसने देना है, लेकिन हम सब कार्यकर्ता 36 कौम के लोग इसके अंदर घुसे। पुलिस ने हमारे साथ लाठीचार्ज करने का प्रयास किया, हमें धक्के मारे गए, हमें गिराया गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कोटा में छात्रा की मौत के मामले को लेकर के बड़ी जानकारी हम आपको बता दें। छात्रा के पिता ने एक भावुक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने मृतक बेटी के आज जन्मदिन होने की जानकारी दी है और साथ ही लोगों से अपील की है कि उनकी मृतक बेटी के लिए आज 2 मिनट का मौन रखा जाए। शाम को 7:07 पर मौन रखने की अपील की गई है। बेटी को इंसाफ के लिए सड़कों पर लोग लगातार नजर आ रहे हैं। आज भी शहर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोग लगातार आक्रोशित है इस पूरे मामले को लेकर के और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हत्या के आरोपी गौरव जैन की गिरफ्तारी की जाए। इस घटना के बाद से ही गौरव जैन का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है, जिसकी वजह से लोग लगातार आक्रोशित हैं। समस्त देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि दिनांक 19 फरवरी शनिवार को के जन्म समय शाम को 7:07 पर जो जहां है वहीं खड़े होकर 2 मिनट की सच्ची मौन श्रद्धांजलि अर्पित करें और न्याय की इस जंग में आप हमारा साथ दें। उधर कोटा में 15 साल की स्कूली छात्रा की हत्या के मामले को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। देर रात को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों ने मशाल जुलूस निकाला और रामपुरा थाने का घेराव कर आक्रोश जताया और प्रदर्शन किया है। इस दौरान हाड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने छात्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। 30 आदमी होना चाहिए। हम ईश्वर से दुआ करते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले और उसकी आत्मा को शांति तब मिलेगी तब वो जो उसके साथ उसने जो दरिंदा है वो उसने उसके साथ जो गलत किया है उसको फांसी मिले, उसके बाद ही उसको शांति मिलेगी। हम कोटा वासियों की सबकी ये मांग है। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कोटा के एमबीएस अस्पताल में पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल क्राइम ब्रांच एक बुजुर्ग महिला की तलाश के लिए कोटा पहुंची है और इस दौरान कोटा के एमबीएस अस्पताल में गुमशुदा और लावारिस मृतकों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। वहीं शहर के अलग अलग इलाकों में बुजुर्ग महिला की तलाश की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच की ये टीम हाईकोर्ट के आदेश पर महिला की तलाश के लिए कोटा पहुंची है। बुजुर्ग महिला दिमाग से कमजोर होने की वजह से 13 फरवरी 2021 को अपने घर से लापता हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट उनके बेटे ने मुंबई के खेरवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। इसी मामले को लेकर के अब क्राइम ब्रांच इस बुजुर्ग महिला की तलाश कर रही है। देखिए, हम लोग मुंबई क्राइम ब्रांच से यूनिट 10 से आए। हम लोग को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ये जो गुमशुदा महिला है ये बांद्रा टर्मिनस से चढ़ी है। अब वो आगे जाके कौन से स्टेट में जाती है, वो हम हर स्टेट में जाके इस गुमशुदा महिला का हम लोग तलाश कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल कोटा में आए हैं, महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल में भी आए हैं, चेक कर रहे हैं। पोस्टमार्टम का भी हमने मुआयना किया। यहाँ पे गुमशुदा जो लोग लाके जमा करते हैं उसका भी हमने रजिस्टर चेक किया और हम लोग तलाश जारी है। आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग में कार्रवाई की गई है। 20 साल की ऑडिट में गबन सामने आने के बाद पुलिस की ओर से रायसिंह नगर के सीबीईओ कार्यालय में कार्यरत रहे शिक्षा यूडीसी को गिरफ्तार किया है। वहीं लाखों रुपए का गबन करने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार की ओर से विशेष ऑडिट करवाई जा रही है। करीब 1 महीने तक रायसिंह नगर में जयपुर से आई हुई 4 सदस्यीय टीम राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सीबीईओ कार्यालय में कार्यरत यूडीसी सोहन सिंह की ओर से विभिन्न मदों में जारी होने वाली राशि में गबन करते हुए आरोप है कि करीब 5,60,378 रुपए अपने परिजनों के खाते में ट्रांसफर कर लिए। गबन सामने आने के बाद राज्य सरकार की ओर से विशेष ऑडिट करवाई जा रही है। रायसिंह नगर द्वारा एक प्रकरण सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी कार्मिकों के पीएल टीए के एरिया संबंधी राशि के बिल फर्जी तरीके से उठाकर धोखाधड़ी करने का करवाया गया, जिसमें आरोपी सोहन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर के पास उदयपुर की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को पीछे से कार ने टक्कर मारी। इससे दोनों युवक और कार सवार एक युवक की इस हादसे में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कार चालक ने ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में संदीप पालीवाल की भी मौत हुई है। संदीप राजसमंद नगर परिषद के पूर्व सभापति आशा पालीवाल का बेटा था। मृतक संदीप पालीवाल प्रतिभाशाली क्रिकेटर था और वो अभी राजसमंद जिला क्रिकेट एसोसिएशन का सदस्य भी था। फिलहाल इस हादसे में 3 मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं जयपुर में हिट एंड रन का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। चित्रकूट थाना इलाके में एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने राह चलते बुजुर्ग को पहले टक्कर मारी, फिर बुजुर्ग को करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान इस बुजुर्ग की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी दी कि तेज रफ्तार कार को चलाने वाला एक 13 साल का नाबालिग बच्चा था। हादसे की सूचना के बाद चित्रकूट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, कार को जब्त किया गया। वहीं पूरी घटना एक दुकान पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में तेज रफ्तार कार बुजुर्ग को घसीट कर ले जाती हुई साफ दिखाई दे रही है। लाल घेरे में आप देखें किस तरह बुजुर्ग घसीटते रहे और कार उन्हें आगे ले जाती रही। वहीं उदयपुर में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां पर किराने की एक दुकान में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सामान जलकर के खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक फ्रीज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। फायर ब्रिगेड को जैसे ही सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पा लिया है। गोवर्धन विलास थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है।
वहीं प्रदेश में महाराणा प्रताप पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी को लेकर के राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी की तरफ से खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिए। प्रताप सिंह खाचरियावास और खाचरियावास ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा अंदरूनी कलह को छुपाने के लिए घटिया राजनीति पर उतर आई है। इसके साथ ही खाचरियावास ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को महापुरुषों के नाम और उनके इतिहास पर राजनीति करने से बचना चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास ने यहां पर, और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, बरकत पठान के घर पर एनआईए की टीम के पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, जहां पर बरकत पठान के घर पर एनआईए की टीम पहुंची है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करने के संबंध में पूछताछ की गई है। पीएफआई से जुड़े कार्य को लेकर के भी पूछताछ की जा रही है। मीडिया कर्मी और सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करने के संबंध में पूछताछ की गई है। पीएफए से जुड़े कार्य को लेकर के ये पूछताछ, ऊपरी एजेंसियों में तालमेल नहीं होने से टीम पहुंची थी मीडिया कर्मी के घर पर। संतुष्ट होने के बाद उच्च अधिकारियों से बात की गई। भविष्य में जरूरत पड़ने पर सहयोग के लिए भी कहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रंजन दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला? एनआईए की टीम बरकत पठान के घर पर पहुंची। बताना चाहूंगा कि बरकत पठान यहाँ जोधपुर के रातानाडा क्षेत्र का निवासी है और पेशे से मीडिया कर्मी भी है, साथ ही साथ खुफिया एजेंसियों के लिए इनपुट्स देने का काम भी करते हैं। ये पूरा जो मामला सामने आया है, इसमें सवेरे तकरीबन एनआईए की टीम यहाँ बरकत के घर पे पहुंची थी और लगातार इनसे बातचीत कर रही थी। तकरीबन 2 घंटे से अधिक का समय ऐसा सामने आया, जिसमें कि वे रुकने के बाद अब तस्दीक करने के बाद निकले हैं। जो मूल रूप से जो बात समझ में आई है वो पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जिस तरीके से बरकत से हमारी बात हुई, उसके शब्दों की अगर बात करें तो उसके तहत पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया के तहत वो उसकी कुछ इनपुट्स थे जो कि काफी महत्वपूर्ण थे और इस महत्वपूर्ण इनपुट्स को उन्होंने जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके उच्च अधिकारियों से अवगत कराया था। यहाँ एक लेकुना वाली बात जो सामने आ रही है वो यह है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके आपस में तालमेल की कहीं कमी रही होगी। उसी कारण से ये जो टीम दल थे वो यहाँ बरकत के यहाँ पहुंचे थे। यहाँ इन्होंने उनसे बातचीत की, कुछ कागजों पे हस्ताक्षर लिए हैं और जो अपुष्ट खबरें ये भी आ रही है कि उच्च अधिकारियों से भी इस मामले में बात की गई है। उसके बाद में संतुष्ट होने के बाद में टीम यहाँ से बाहर निकली है और बरकत पठान जो कि पत्रकार के नाते यहाँ जोधपुर में काम करते हैं वो यहीं पर हैं और वो सामान्य तरीके से जिस तरीके से बाहर निकले थे तो इससे यह बात जाहिर हो रही थी कि इनसे जो बात से संतुष्ट होने के बाद ही टीम का जो दल है वो यहाँ से निकला। हालांकि मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के वाहन भी आए थे, जाब्ता भी था और पूरा जो दिन के कारण पूरा माहौल जो था, हर एक घर के अंदर से लोग देख रहे थे कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है। लेकिन निश्चित तौर पर बरकत से जो बात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि लगातार खुफिया एजेंसियों के लिए काम करते हैं, लगातार वो अपने इनपुट्स शेयर करते हैं और उनको लगातार कुछ धमकियां भी मिली थी पिछले 3-4 दिनों से। और जो बात उनके द्वारा सामने आई है उसमें यह है कि जोधपुर में एक कोई ऐसा शख्स है जो कि 250-300 लोगों को बरगलाने का काम कर रहा था व्हाट्सएप चैट के जरिए और काफी कुछ। तो ये एक इनपुट इनको बरकत के जरिए सामने आया था, उसको लेकर के पूछताछ की गई है और लगातार इस सिलसिले में कार्रवाई के लिए बोला गया है। और बरकत की ओर से भी ये बात कही गई कि यदि आवश्यक हुआ तो वे जयपुर भी जाएंगे और दिल्ली जाकर के भी बात करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल रंजन, लेकिन क्या जो बरकत पठान हैं वे पत्रकार के साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी काम करते हैं, बाकी संगठनों के लिए भी काम करते हैं? जी,
जहाँ तक बात की जाए बरकत पठान की, तो यहाँ जोधपुर के पुराने पत्रकारों में से माने जाते हैं और अभी वर्तमान में खुद की मैगजीन्स भी चलाते हैं, सप्तरंग और पत्रिकाओं के संपादक के तौर भी काम करते हैं। उसके अलावा ये बात सही है कि वे लगातार खुफिया एजेंसियों के इनपुट देते हैं, उनके इनपुट्स पे कार्रवाई भी होती है और उन कार्रवाई के आधार पर देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी है। हालांकि निचले स्तर के वो जैसा उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वो ए ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के काम करते हैं, इसलिए निचले अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं थी और निश्चित तौर पर अगर खुफिया से जुड़ा तंत्र का मामला है तो इसमें उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल से इनपुट्स देना और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाना। बरकत ने ये बातचीत में ये भी बताया कि उनके इनपुट्स के आधार पर जो देश को तबाह करने वाली शक्तियां हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीएफआई जो संगठन है उसको लेकर के काफी कुछ इनपुट्स उनके द्वारा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजन, तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, पत्रकार बरकत पठान के घर के बाहर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर एनआईए की टीम पहुंची थी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।